हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में विकास। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास टाइम पर बात करते हुए। जैसा कि फिलहाल सीटेट की अकॉर्डिंग सिलेबस पहला चैप्टर चल रहा है आप लोग का, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। दोस्तों आइए देखते हैं। कल मैंने आपको काफ़ी कुछ बता चुका था। विकास के पक्ष में कुछ बाकी रह गए थे दोस्तों, जो शेष रह गया था। आज आइए वहीं से शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे विकास से संबंधित कितने पक्ष शामिल होते हैं, मैंने आपको अभिवृद्धि बता दिया था, विकास को भी बता दिया था। विकास वह बालक या मनुष्य की वह अवस्था है जो उसके गर्भाकाल से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत, या अर्थात कर सकते हैं गर्भ से लेकर कब्र तक जाती है दोस्तों, उसे विकास कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, विकास में मनुष्य के कितने पक्ष शामिल होते हैं दोस्तों। तो उसे हम बांटेंगे तो दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे तो और सरल हो जाएगा दोस्तों। आंतरिक भाग, बाह्य भाग, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो आइए देखते हैं दोस्तों, विकास के पक्ष, विकास में शामिल पक्ष। तो दोस्तों विकास में पहले हम बाह्य भाग बांट लेते हैं। बाह्य भाग में क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, नैतिक पक्ष दोस्तों, नैतिक पक्ष, वातावरण। तो यह था दोस्तों बाह्य भाग। आइए देखते हैं आंतरिक भाग में क्या क्या शामिल होता है। तो दोस्तों आंतरिक भाग में आपका संवेग हो जाएगा, सांवेगिक या संवेग, बुद्धि, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक पक्ष, आनुवंशिक पक्ष। आइए दोस्तों इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे आंतरिक भाग होते हैं, जैसे वो मस्तिष्क से संबंधित हो गया आपका पहला संज्ञान हो गया या संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भाषिक पक्ष, भाषा, भाषाई पक्ष, और दोस्तों आपका बुद्धि, दोस्तों, और आपका आनुवंशिकता भी जो दो होती है दोस्तों, वह आपका आंतरिक होता है, आंतरिक गुण होता है। यह आपके या किसी बच्चे में उसके माता पिता से आता है दोस्तों। तो यह था दोस्तों, इतने पक्ष बालक के विकास में शामिल होते हैं। साधारण सी भाषा में दोस्तों आप समझ सकते हैं, आप हो या आपके आसपास कोई बालक या मनुष्य होता है, उसके जीवन संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसी का नाम हम पक्ष दे देते हैं। चाहे वह सामाजिक पक्ष हो, वातावरणीय पक्ष हो, आनुवंशिक पक्ष हो, उसका मानसिक संबंधित संज्ञानात्मक पक्ष हो, बुद्धि पक्ष हो इत्यादि, उसके विकास में जो सहयोग करते हैं वही उसके पक्ष में शामिल हो जाते हैं दोस्तों, आसानी से भाषा में। तो दोस्तों और इसका जो बाह्य भाग है दोस्तों, इसका हम समझ लेते हैं वातावरणीय। वातावरण मतलब उसको कैसा दोस्तों, जहां वह रहता है, सामाजिक, जिस समाज में वह रहकर अपना दोस्तों, सामाजिक हो गया। शारीरिक पक्ष, शारीरिक पक्ष भी दोस्तों उसका बाह्य पक्ष में शामिल होगा। वातावरण जेबी वाटसन ने कहा है दोस्तों कि एक बालक के विकास में वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा उसको वातावरण मिलता है
उसी प्रकार उसका विकास होता है दोस्तों, तथा वह उसी प्रकार अध्ययन करता है दोस्तों। तो सामाजिक पक्ष जो है दोस्तों, ये इसको सबसे बढ़िया परिभाषित किया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, लेव वाइगोस्की ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बालक का विकास उसके समाज की देन है। क्या? बालक का विकास उसके समाज की देन है दोस्तों। किसने कहा है? लेव वाइगोस्की ने कहा है दोस्तों। शारीरिक वृद्धि मतलब जो उसके जैसे उसके शरीर से जो संबंधित पक्ष होते हैं, लंबाई, मोटाई, गोराई इत्यादि, वह सामाजिक शारीरिक जो पक्ष होता है दोस्तों, वह बाह्य रूप से भी होता है। संज्ञानात्मक विकास जो होता है दोस्तों, इसको सबसे अच्छा परिभाषित किया है जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने, जिन्होंने संज्ञानात्मक संबंधित अपना एक सिद्धांत दिया है। उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस प्रकार होते हैं बालक के विकास में जो पक्ष होते हैं, यह सहायक होते हैं दोस्तों। विकास से संबंधित कुछ पॉइंट और हैं, आइए देख लेते हैं कि विकास को समझने के लिए हम और कैसे विकास को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। विकास वह प्रक्रिया है, जैसे कह सकते हैं दोस्तों, विकास वह प्रक्रिया है जो निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ ले जाता है। अर्थात शुरू में दोस्तों एक छोटा सा बालक वह अपने परिवार, अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। जैसा वो लोग मतलब उसको सहारा देते हैं वैसा वो आगे बढ़ता है, और जब वह किशोरावस्था में पहुंच जाता है या लगभग 14 से 15 साल का अवस्था को हो जाता है, तो वह आत्मनिर्भर हो जाता है। धीरे धीरे वह अपना जो भी सामूहिक किया करता है। फिर है उसी संबंधी दोस्तों और है कि विकास और अभिवृद्धि मिलकर दोस्तों एक असहाय शिशु को प्रौढ़ तथा आत्मनिर्भर बनाते हैं दोस्तों। यह था विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसी पक्ष। और आइए देखते हैं, आपका विकास की अवधारणा एवं अभिवृद्धि समाप्त हो गया। आइए देखते हैं अधिगम किसे कहते हैं, तब अधिगम को अच्छी तरह जान लेंगे। तो उसके बाद विकास की अवधारणा को और अधिगम को एक दूसरे से जोड़कर देखेंगे कि क्या है ये। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अधिगम किसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अधिगम का साधारण भाषा में अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लेकिन उसी अधिगम का मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में सीखना तथा सिखाना दोनों बात होती है। क्या? सीखना तथा सिखाना। अब चलेगा दोस्तों, अधिगम को हम अधिगम या माफी चाहता हूं दोस्तों, कुछ पॉइंट विकास और अभिवृद्धि से छूट गए हैं। आइए पहले उसको पूरा कर लेते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अब यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या दोस्तों? विकास और अभिवृद्धि में अंतर दोस्तों। तो एक तरफ हम देख लेते हैं विकास और एक तरफ देख लेते हैं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि एवं विकास। तो दोस्तों जो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय से शुरू होकर एक निश्चित समय में रुक जाती है। क्या? निश्चित समय से शुरू होकर निश्चित समय में रुक जाती है, जबकि विकास एक निश्चित समय कह सकते हैं गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक चलती है। यह पहला अंतर हो गया दोस्तों। यह निश्चित समय से मतलब जन्म से 18 से 20 साल तक जाते जाते यह रुक जाता है दोस्तों, और यह गर्भ से जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत पहला अंतर दोस्तों यही हो गया। अब दूसरा अंतर यह है दोस्तों, यह जो अभिवृद्धि होती है यह एक संकीर्ण विचारधारा है।
यह छोटा विचारधारा है, जबकि विकास दोस्तों एक बड़ा अवधारणा या लंबी विचारधारा है। जो अभिवृद्धि है दोस्तों, यह विकास में शामिल होता है। मतलब अभिवृद्धि जो है वह विकास का, जैसे मान लीजिए एक पूरा ये विकास है तो अभिवृद्धि जो है इसमें इसका एक हिस्सा है। तो दोस्तों विकास जो है एक बड़ा अवधारणा है या विस्तृत अवधारणा है। अभिवृद्धि एक संकीर्ण विचारधारा है या अवधारणा है। तो दोस्तों यह दो महत्वपूर्ण अंतर हो गए। तीसरा अंतर है, अभिवृद्धि दोस्तों मात्रात्मक होता है, जबकि विकास दोस्तों मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी हो सकता है। अर्थात अभिवृद्धि को हम उसकी लंबाई की चौड़ाई को नाप सकते हैं, उसके वजन को तौल सकते हैं, लेकिन विकास को हम नहीं तौल सकते, नहीं माप सकते। अर्थात हम कितना विकास ने कितना सीखा यह किसी वजन में या हम नहीं माप सकते। तो दोस्तों यह हो गया 3 महत्वपूर्ण बातें। चौथी महत्वपूर्ण है, अभिवृद्धि जो है बालक के केवल शारीरिक विकास से संबंधित होता है, और जो विकास है दोस्तों यह बालक के सभी पक्षों से सम्मिलित होता है। तो यह था महत्वपूर्ण डिफरेंस या अंतर, जिसे के माध्यम से आप अभिवृद्धि और अंतर को अलग कर सकते हैं। दोस्तों ये पॉइंट और है कि हम अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, जबकि विकास को हम प्रत्यक्ष न देख सकते हैं न दिखा सकते हैं। जैसे किसी बालक की लंबाई कितना बढ़ा हुआ है इसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जबकि यह बालक कितना सीखा है इसे हम देख नहीं सकते न तो माप सकते हैं। यह था दोस्तों अभिवृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण अंतर। आइए देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक वह कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों तो साधारण सी बात पर भाषा है। विकास में जितने पक्ष शामिल होते हैं वही पक्ष इनको प्रभावित करेंगे कि बालक के विकास में। इसे भी अगर हम अध्ययन के आसान बनाने के लिए या अपने सुविधा अनुसार 2 भागों में बांट लेते हैं, बाह्य भाग व आंतरिक भाग। बाह्य भाग यह है दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले कारक का पहला पॉइंट। बाह्य भाग में आपका आ जाएगा सामाजिक, वातावरणीय, शारीरिक, पोषण, गर्भकाल। क्या दोस्तों गर्भकाल दोस्तों यह भी आपका बाह्य भाग में आएगा, जिससे बालक का विकास प्रभावित होता है दोस्तों। और भी इत्यादि हैं, धर्म, उसका धर्म हो गया, राष्ट्रीयता हो गया, जहां पर बालक रहता है उससे संबंधित जितने भी तत्व आएंगे वह सब इसको प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है ये गर्भावस्था। जैसा कि दोस्तों एक बालक अगर गर्भ में रहता है तो यह निर्भर करता है कि उसका विकास कैसे होगा, मतलब उसकी माता को पोषण कैसा मिल रहा है, माहौल कैसा मिल रहा है, सकारात्मक विचार मिल रहे हैं या नकारात्मक विचार मिल रहे हैं। जैसे दोस्तों आपने एक उदाहरण के तौर पे अभिमन्यु को धोखा देखा होगा। यह हिंदी में एक पाठ है अभिमन्यु संबंधित। वह द्वार खोलने के 6 गुण अपने पेट में ही सीख लेते हैं, और इसी प्रकार यह प्रभावित करता है कि माता को गर्भावस्था के दौरान पोषण कैसा मिल रहा है। तो यह दोस्तों विकास को, बालक के विकास को अत्यधिक प्रभावित बनाता है। तो जिसका वह कौन सा धर्म है, उसका किस राष्ट्र में रहता है, अगर विकसित या विकासशील राष्ट्र में है तो उसका विकास भी अच्छा होगा। तो दोस्तों यह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से यह सभी प्रभावित करते हैं एक बालक के विकास पर। और आंतरिक जो भाग है, आइए देखते हैं दोस्तों आंतरिक प्रभावित करने वाले। आंतरिक भाग में है दोस्तों उसका सामयिक, आनुवंशिकता,
दोस्तों यह सब भी जो भी बातें हो रही हैं दोस्तों, यह बालक जो है खड़ा हुआ, बहुत अच्छा चित्र तो नहीं बना होगा, मैंने बस एक समझाने के लिए सहारा लिया है। ये जो बालक खड़ा हुआ इससे संबंधित सभी तत्व हैं, आप इस बालक को देखिए और इधर देखिए, इससे आपको आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आप अच्छे से समझ के पढ़ते हुए चलिए, जिससे परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आए छूटने ना पाए। अगर रही सिलेबस खत्म करने वाली बात, तो दोस्तों मैं उसे 10 दिन में खत्म कर सकता हूं, लेकिन क्या फायदा जब आपको हमको समझ नहीं आएगा और परीक्षा में प्रश्न आएगा तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो उससे पढ़ाई से क्या मतलब है दोस्तों। तो समय हो गया, आनुवंशिक हो गया, बुद्धि हो गई दोस्तों, अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा हो गया। तो दोस्तों ये आंतरिक भाग में जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, संवेग है कि बालक को कैसा माहौल मिल रहा है, कैसे उसके माता पिता है, यह बहुत मायने रखता है। उसके शिक्षक कैसे हैं, कैसे उसके अंदर जो संवेग है वह कैसे अपने संवेग पर कंट्रोल पाता है, या उस पर अपना एक कौशल विकसित करता है। गुस्सा हो गया, खुशी हो गई, भय, डर इत्यादि जो संवेग है वह उस पर उसका कैसा कंट्रोल है दोस्तों। और आनुवंशिकता बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जैसे उसके माता पिता रहेंगे, उसका शारीरिक गुण जो होता है, वो उसके कौशल होते हैं, वो उसके बालक में गुण जो आते हैं उसे आनुवंशिकता कहते हैं दोस्तों। तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण एवं वातावरण दोस्तों एक चैप्टर ही है, उसको मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर भी आइए थोड़ा देख लेते हैं। आनुवंशिकता मतलब दोस्तों जो माता का पिता का गुणसूत्र होता है वह बालक में आता है। 23 गुणसूत्र माता से आते हैं, 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं। और दोस्तों यह माता को जो होता है, यह माता का है, यह पिता का है। तो दोस्तों इसके जो गुणसूत्र होते हैं यह एक्स एक्स होते हैं, और पिता का जो होता है दोस्तों यह एक्स वाई होता है। जो बालक पैदा होगा वह लड़की होगा या लड़का, यह कौन निर्भर करता है दोस्तों, यह एक पिता का गुणसूत्र निर्भर करता है। तो दोस्तों जब इसका इसका पास होता है तो लड़की होती है, जब एक्स एक्स मिलता है तो लड़की होती है। लेकिन जब दोस्तों एक्स और वाई मिलता है तो लड़का होता है। यह निर्भर करता है किस पर, लड़का एक्स वाई। तो दोस्तों यह निर्भर करता है पिता के ऊपर कि बच्चा क्या होगा, लड़की होगा या लड़का होगा। यह प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और दोस्तों ये प्रश्न और आया हुआ है, जैविक आनुवंशिकता कैसी सत्ता है। तो दोस्तों आनुवंशिकता जो है वह जैविक सत्ता है। ये सीटेट के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकता कैसी सत्ता है। तो आनुवंशिकता जो है जैविक सत्ता है। इसको मैं अलग से चैप्टर ही है आपके सिलेबस में, मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। इस यहाँ इतने लिए महत्वपूर्ण है। तो यह थे दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आइए देखते हैं अब अधिगम के विषय में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अधिगम वह कहते हैं, साधारण सी भाषा में आप सीख लीजिए, बालक जब जन्म लेता है, जन्म के पश्चात जीवन पर्यंत वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। क्या, कुछ न कुछ, चाहे अच्छा सीखे चाहे बुरा सीखे, जो सीखता है उसे ही अपनी साधारण भाषा में अधिगम करते हैं। और बहुत से मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसे परिभाषित किया गया है। लेकिन दोस्तों सीटेट की परीक्षा में किसी भी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा नहीं पूछती है, इसलिए मैं आपको परिभाषा से नहीं बताऊंगा, आप जिससे समझ लें बस उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अब क्या चलेगा दोस्तों, अधिगम। तो दोस्तों अधिगम जिसे आप अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। तो दोस्तों जो अधिगम है यह अंग्रेजी भाषा की लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। दोस्तों यह बालक जो है जब यह जन्म से पैदा होता है तो जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है, उसे ही अधिगम कहते हैं दोस्तों। क्या, जब बालक जन्म लेता है जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, उसे ही अधिगम कहते हैं साधारण सी भाषा में। तथा अधिगम
अधिगम का साधारण सी भाषा में बस सीखना होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक परिक्षेत्रों में इसका मतलब सीखना और सिखाना दोनों होता है। क्या दोस्तों? सीखना और सिखाना दोनों होता है दोस्तों। तो बालक कैसे सीखेगा? बालक जहां पर वह वातावरण जहां पर रहता है, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने शिक्षक से, अपने विद्यालय से जो कुछ भी कार्य करता है, सीखता है, उसे ही अधिगम कहते हैं साधारण सी भाषा में दोस्तों। अर्थात अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के पश्चात व्यवहार में वांछित परिवर्तन जो आते हैं उसे ही अधिगम कहते हैं दोस्तों। यह इसमें अनुभव और परिपक्वता दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है दोस्तों। बालक अधिगम के पहले, मतलब बालक एक अधिगम के पहले उसके पास भी ज्ञान रहता है, लेकिन अधिगम के पश्चात उसके पास जैसे क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है का निर्णय लेने की जो क्षमता आती है या जो वांछित परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम में शामिल करते हैं दोस्तों। जैसे यह कोई बालक है, छोटा सा बालक है, 3 से 4 साल का बालक है, जलती हुई यह जो जलती हुई मोमबत्ती है दोस्तों, कैंडल है, तो अधिगम में एक शब्द, दो शब्द दोस्तों, अधिगम में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, अनुभव और परिपक्वता। क्या दोस्तों? अनुभव और परिपक्वता